नाउ स्टूडेंट्स देखिए, इस डाउट को बच्चे ने पूछा हुआ है, ठीक है ना। शायद ये डाउट आपका भी डाउट हो। अब इस क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से सीबीएसई ने पूछा हुआ है, तो इसको मैं आपको समझाता हूँ। बच्चों ये क्वेश्चन रिलेटेड है कहीं ना कहीं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। ओके, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ। इस क्वेश्चन को मैं आपको दो तरीके से कराऊंगा, ठीक है, एक मैथमेटिकल तरीके से और एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मीनिंग समझाते हुए, ठीक है। तो दोनों तरीके से आप इसको आराम से हैंडल कर सकते थे एग्जाम में। अब इस क्वेश्चन को समझाता हूँ, रुक जाओ। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज कराना चाहता हूँ यहाँ पर कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मीनिंग क्या होता है, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मीनिंग क्या होता है, अब ध्यान से सुनिए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सिंपल मीनिंग है, किसी मीडियम का अगर आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हो, और जब मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात कर रहा हूं तो मैं एयर के रिस्पेक्ट में या वैक्यूम के रिस्पेक्ट में मैं बात कर रहा हूं, यानी कि मैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात कर रहा हूं, ठीक। मतलब एयर से लाइट आएगी और किसी मटेरियल मीडियम में जाएगी। ध्यान से सुनिएगा, इतना तो सब लोग को पता होगा कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, क्योंकि जब आप किसी मटेरियल मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करते हो तो आप एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की ही बात करते हो, यानी कि एयर से लाइट आती है और किसी मटेरियल मीडियम में जाती है। तो ध्यान से सुनिए बच्चों, हमने क्या किया, हमने यहाँ अलग अलग क्वालिटी के 2 ग्लास स्लैब्स ले लिए, ठीक। एक ये वाला ग्लास स्लैब है और ये एक इस तरीके से ग्लास स्लैब है, ठीक है ना। ओके, ये देखिए 2 अलग अलग ग्लास क्वालिटी के हमने, भाई मार्केट आप जाते हो बाजार तो अलग अलग क्वालिटी के ग्लास स्लैब्स आते हैं ना भाई। ग्लास के जो मॉलिक्यूल्स हैं अंदर या उनके जो एटम्स हैं यहाँ पर जो अरेंजमेंट है उनका, वो तो भाई अलग अलग क्वालिटी का होगा। आपके घर में भी अलग अलग ग्लास होगा, देखिए, ठीक है। या आपके घर में बहुत सारे लोग चश्मा पहनते होंगे, सबके ग्लास की क्वालिटी अलग अलग होती है, ठीक है स्टूडेंट्स। यानी कि उसके मॉलिक्यूल की जो सजावट होती है, मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग जो होती है, वो अलग अलग तरीके से होती है। तो बस मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि ये एक अलग मटेरियल मीडियम है और ये एक अलग मटेरियल मीडियम है। ये 2 अलग अलग टाइप के ग्लास स्लैब्स हैं जिनका मटेरियल मीडियम अलग अलग क्वालिटी का है, ठीक। अब ध्यान से सुनो बच्चों, देखो ये एयर है आपकी, ठीक, और ये ग्लास स्लैब है, यानी कि इसको हमने बोला ग्लास स्लैब, और ये अलग क्वालिटी का ग्लास है। और इसको देखो, ये एक अलग क्वालिटी का ग्लास है। ग्लास के भी आपने नाम सुने होंगे, ठीक है, क्राउन ग्लास आता है वगैरह वगैरह, तरह तरह के ग्लास आते हैं मार्केट में, ठीक है। तो ये एयर है। अब हमने क्या किया, ध्यान से सुनिए बच्चों, हमने एक लाइट रे को पहले इस ग्लास में भेजा, समझिए जरा। यहां से एक लाइट रे आ रही है इस तरीके से, ठीक, और ये आपका पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, ठीक है स्टूडेंट्स। और इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे हमने इस तरीके से नॉर्मल ड्रॉ किया, ठीक है। अब जैसे ही हमने यहां पर नॉर्मल ड्रॉ किया, ध्यान से सुनिए बच्चों, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है। जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस हमने यहां रखा है उतना ही एंगल ऑफ इंसिडेंस हम यहां भी रखेंगे, नहीं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस आप फिक्स कर दीजिए पहले तो, ठीक। मतलब बच्चों मान लीजिए कि यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस मैंने कितना रखा, आई रख दिया, मान लीजिए, ठीक है ना, आई रख दिया। आई की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ठीक। तो यहां भी मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस आई रख रहा हूं, उसी लाइट रे को मैं यहां पर भेज रहा हूं इस तरीके से, ये ऐसे, ठीक, समझिएगा जरा, ये इस तरीके से, ठीक। जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस यहां पर है उतना ही एंगल ऑफ इंसिडेंस यहां पर है। अब ध्यान से सुनिएगा बच्चों, आपको पता है कि ये लाइट रे कहां जानी चाहिए थी, यानी कि अगर ये ग्लास स्लैब ना होता तब ये स्ट्रेट ऐसे निकल जाती, इसलिए मैंने डॉटेड लाइन से दिखाया हुआ है इसका ओरिजिनल पाथ ये। लेकिन बच्चों के एक मिनट, इसका ओरिजिनल पाथ इस तरीके से, अगर ये नीचे ग्लास स्लैब नहीं होता तो ये सीधे निकल जाती। लेकिन आपको पता है कहीं ना कहीं एयर यहाँ पर रेयरर है, इसको हम मान के चल रहे हैं एयर क्या आपका रेयरर मीडियम है और ये ग्लास क्या है आपका डेंसर मीडियम है। अब ध्यान से सुनिएगा बच्चों, जैसे ही एयर से ग्लास में आई लाइट रे, ग्लास ने इसको बेंड कर दिया किधर, नॉर्मल की तरफ, इतना आपको पता है। अब बच्चों आपको बस ये चेक करना है कि कौन ज्यादा बेंड करेगा, ये वाला ग्लास या ये वाला ग्लास। जो लाइट को नॉर्मल की तरफ ज्यादा बेंड करेगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा। फिर से ध्यान से सुनिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन द बेंडिंग, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज नथिंग, इट इज द बेंडिंग एबिलिटी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द व्हाट, बेंडिंग एबिलिटी, ठीक है। सुन लीजिए ध्यान से, जिसने लाइट को ज्यादा बेंड किया उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा। तो मैं आपको दिखाता हूं यहां पर, अगर यहां ग्लास स्लैब ना होता तो ये सीधे निकल जाती इस तरीके से, ठीक। अब सुनो, मान रहे हैं, अज्यूम कर रहे हैं, मान लीजिए बच्चों अपने ओरिजिनल पाथ से, ये आपका नॉर्मल है एन एन डैश, ठीक, और ये आपका नॉर्मल है एन एन डैश। मान लो बच्चों की जो फर्स्ट क्वालिटी का ग्लास था, इसको मैंने ग्लास 1 बोला, टाइप 1, और एक ग्लास क्वालिटी टाइप 2 है, ठीक है ना। मान लो बच्चों ग्लास 1 ने क्या किया, इसके ओरिजिनल पाथ से इसको, ध्यान सुनिए, ओनली 10 डिग्री अंदर की तरफ मोड़ा। ध्यान से सुनिए, कितना, ओनली 10 डिग्री बेंड किया, किधर, ये ऐसा, ठीक। ये वाला जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है, ये कितना है, ओनली 10 डिग्री है। अब बच्चे पता है क्या बोलेंगे, यहाँ बच्चे बोलेंगे सर आपने ये नहीं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की बात नहीं कर रहे हो, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की बात नहीं कर रहे हो। नहीं भाई, मैं बस तुमसे अभी ये कह रहा हूं कि इस ग्लास स्लैब में इसका ओरिजिनल रास्ते को छोड़ते हुए लाइट को ऐसे बेंड कर दिया, कितना, 10 डिग्री अंदर की तरफ,
बस आप इतना देखो। लेकिन दूसरे वाले ने क्या किया, दूसरे वाले ने उसके ओरिजिनल पाथ से जैसे ही एयर से ग्लास में गई लाइट, तो ग्लास ने इसको क्या किया, इसको 20 डिग्री अंदर बेंड कर दिया, ज्यादा बेंड कर दिया। ठीक, तो ध्यान देंगे स्टूडेंट्स। अब यहां पर बेंडिंग इस तरीके से ज्यादा हो गई, ये देखिए ये 20 डिग्री बेंड कर दिया अंदर की तरफ, ये इस तरीके से। अब मुझे ये बताओ कि ग्लास 1 ने या ग्लास 2 ने, किसने लाइट को ज्यादा बेंड किया है, बताइए। ऑब्वियसली ग्लास 2 ने। ये लाइट रे एयर से ग्लास में जा रही थी, ये ऐसे इसका स्ट्रेट पाथ था, इसने इसको 20 डिग्री अंदर घुमा दिया, लेकिन ये वाले ग्लास ने केवल 10 डिग्री अंदर घुमा दिया। तो ध्यान सुनिए, जिसने लाइट को ज्यादा बेंड किया है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा, सुना आपने, इसीलिए मैंने लिखा क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द बेंडिंग एबिलिटी। तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप निकालते हो ना, न्यूमेरिकल वैल्यूज की निकालते हो, किसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 आता है, किसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.4 आता है, किसी मीडियम का 1.6 आता है, ठीक है, तो वो न्यूमेरिकल वैल्यूज होती हैं बस, जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू ज्यादा उसकी बेंडिंग एबिलिटी ज्यादा। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे जस्ट मैं आपको बता रहा हूं कि मान लो ये जो ग्लास नंबर 1 है, ठीक है, ये जो ग्लास नंबर 1 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1.5, लेकिन ग्लास नंबर 2 का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कितना है 1.8 के आसपास है। जान लो ये हाइपोथेटिकल वैल्यूज हैं, बस समझाने के लिए बता रहा हूं। तो इसको ज्यादा बड़ी वैल्यू से दिखाएंगे, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा, क्योंकि इसने ज्यादा बेंड किया है अंदर की तरफ, ठीक, और इसने कम बेंड किया ओनली 10 डिग्री, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम। तो फिर से सुनिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक नंबर होता है, ऐसा कोई नंबर, ठीक, जो कि किसको बताता है, बताओ, बेंडिंग एबिलिटी को, ठीक है ना। जो मीडियम लाइट को जितना ज्यादा बेंड करेगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ज्यादा होगा। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, ठीक, क्लियर हो गया, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, अब बच्चों यहां पर देखिए, है ना, अब यहां पर देखिए जरा, एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा। आपने क्या पढ़ा होगा अपनी क्लास में, आपने पढ़ा होगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस और साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का रेशियो होता है, ये आपने पढ़ा हुआ है। तो अगर आप देखोगे फर्स्ट केस के लिए जितना आई है उतना ही आई है, और सेकंड केस के लिए, अब देखिए जरा, सेकंड केस के लिए इसने कम बेंड किया है तो इसका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ज्यादा होगा R1, और इसने ज्यादा अंदर बेंड कर दिया है तो इसका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन R2 क्या होगा, कम होगा। ठीक, तो यहां पर क्या हो गया, R1 इज ग्रेटर देन R2 हो गया, साफ साफ दिख रहा है। क्यों भाई, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन तो पता है ना, नॉर्मल के साथ जितना एंगल बनेगा, ये नॉर्मल के साथ रिफ्लेक्टेड रे ने जितना एंगल बनाया होगा वही आपका क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। अब ध्यान से सुनिएगा जरा, अब ध्यान से सुनिएगा जरा मेरी बात को। आपने साइन की टेबल पढ़ी हुई है, बताइए, आपने साइन की टेबल पढ़ी हुई है, बताइए, मैथमेटिक्स में। ये देखिए 0 डिग्री, ये 30 डिग्री, ठीक, ये 45 डिग्री, ये 60 डिग्री और ये 90 डिग्री, ठीक। तो जो आपका साइन 0 होता है, साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 और साइन 90 1। अपना कैलकुलेटर निकालो और वैल्यूज कैलकुलेट करो, ठीक। 0 तो 0 ही होता है, ठीक, 1/2 कितना होता है 0.5 होता है, और 1/√2 कितना होता है, 1/√2 का मतलब कितना हो गया, सॉल्व कर लीजिए। जस्ट आपको कुछ मैं दिखाना चाहता हूं, 1/√2, √2 कितना होता है 1.414, ठीक है, कितना हो गया 0.70, है ना, 0.7 के आसपास। और √3/2 कितना होता है, √3 1.732 होता है, डिवाइडेड बाय 2, ठीक, 0.8 के आसपास आ जाएगी ये वैल्यू, और 1 तो 1 ही होता है। कहने का ये मतलब है, अगर एंगल बढ़ता जाता है, ये आपको मैथ्स में भी सवाल आता है एग्जाम में, ये देखिए, ये अगर एंगल इंक्रीज करता जाता है इस तरीके से, थीटा अगर इंक्रीज करेगा तो साइन की वैल्यू भी इंक्रीज करती जाती है। चेक कर लो, साइन 0 तो 0 होता है, साइन 30 0.5 के आसपास, साइन 45 1/√2, 1/√2 को सॉल्व करोगे तो 0.7, साइन 60 होता है √3/2 यानी कि 0.6 के आसपास, नहीं सॉरी 0.8 के आसपास, आई एम वेरी सॉरी, 0.8 के आसपास, ठीक। और साइन 91, यानी कि जैसे जैसे एंगल बढ़ता जाता है साइन की वैल्यू भी बढ़ती जाती है। तो अब ध्यान से सुनो, अब ध्यान से सुनो बच्चों, ध्यान से सुनो, यहां पर जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस यहां रखा उतना ही एंगल ऑफ इंसिडेंस यहां रखा, तो दोनों के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या था, सेम था। यानी कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो किस पे डिपेंड करेगा, साइन आई तो कांस्टेंट हो गया दोनों के लिए, तो इस पे तो डिपेंड करेगा नहीं। अब किस पे डिपेंड करेगा, साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन पे। क्या हम ऐसा नहीं लिख सकते हैं कि n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, n का मतलब है ईटा बोल दो, n बोल दो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइन r, ठीक। अब बताओ, अब बताओ, अब बताओ, इनवर्स रिलेशन आ गया। कहने का ये मतलब है, ध्यान से सुनिएगा बच्चों, n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइन r, मतलब समझो जिसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जितना ज्यादा होगा, भाई साइन की भी वैल्यू उतनी ज्यादा होगी, नहीं समझे, अरे यार एंगल बढ़ता जाता है तो साइन की वैल्यू बढ़ती जाती है, तो जिसका r ज्यादा होगा, जिसका r ज्यादा होगा उसका साइन r भी ज्यादा होगा, ठीक। और जिसका साइन r ज्यादा होगा, ठीक, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आ जाइए यहां पर, अब आ जाइए यहां पर, देखिए जरा, रिफ्रैक्टिव एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन किसका ज्यादा था, ये फर्स्ट वाले का R1 ज्यादा है और R2 आपका छोटा है,
तो ध्यान से सुनो, जिसका आर ज्यादा होगा, जिसका आर ज्यादा होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, सही है। तो आप चेक कर सकते हो, इसका आर ज्यादा है फर्स्ट वाले का, इसलिए इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो गया, और दूसरे वाले का एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कम था। ये देखिए R2 लेस है, R2 लेस है, तो जिसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कम था उसका साइन आर का वैल्यू भी कम होगा, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा। तो चेक कर लो, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा। तो ये तो मैथमेटिकली बताया, ये तो मैथमेटिकली बताया, और हमने आपको डायरेक्ट भी तो बता दिया था, बेंडिंग एबिलिटी। जिसने ज्यादा बेंड किया, यानी कि ओरिजिनल पाथ से ज्यादा जो अंदर लेके आया, ये देखो 20 डिग्री, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा, तो इसका ही तो ज्यादा है। तो जिसने ज्यादा बेंड किया उसका उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, ज्यादा होता है, क्योंकि उसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर का वैल्यू कम हो जाता है, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज हो जाता है। ठीक, और सुनिए, जिसने कम बेंड किया है, ये नॉर्मल की तरफ लेस बेंड किया है, तो उसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होगा, उसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ज्यादा होगा, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि इसकी बेंडिंग एबिलिटी लेस थी। ओके, तो यहां पर क्या है, बेंडिंग एबिलिटी लेस, बेंडिंग एबिलिटी लेस है, इसलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, लेस है। ओके, और यहां पर क्या है, बेंडिंग एबिलिटी, ये देखिए मोर है, मोर है, इसलिए यहां पर आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, मोर है। इसको आप अदर वे राउंड भी समझ सकते थे मैथमेटिकली, क्या कि यहां पर फर्स्ट वाले केस में आपका R1 क्या है, ज्यादा है, इसलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, कम है, क्योंकि R1 ज्यादा होने से साइन R ज्यादा हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो जाएगा, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो गया। यहां पर आप क्या कर सकते थे, आप बोल सकते थे कि इसका जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो ज्यादा है। ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यहाँ पे R2 का, आई एम वेरी सॉरी, R2 छोटा है, यहाँ R2 छोटा है। ठीक, R2 क्या है, यहाँ लेस है, तो R2 लेस होने से साइन R2 की वैल्यू भी लेस हो जाएगी, क्योंकि एंगल जितना छोटा होगा साइन की वैल्यू उतनी छोटी होगी, तो ये वैल्यू छोटी, और दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दिस, ये जितना छोटा होगा उतना बड़ा ही होगा, यानी कि अगर R2 छोटा है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। ठीक है, तो अब आपने सवाल पे आ जाइए, जरा इधर आ जाइए। अब आप इस सवाल को नहीं कर पाओगे क्या, इस सवाल को करने के लिए सबसे पहले आपको एक बात और समझनी चाहिए, ध्यान से सुनिएगा। अभी मैंने क्या किया था, आपके सामने दो अलग अलग मटेरियल मीडियम लिए थे, ये वाला और ये वाला। ठीक, लाइट कहां से आ रही थी, एयर से, और शर्त क्या है, सबका एंगल ऑफ इंसिडेंस सेम होना चाहिए, सबका एंगल ऑफ इंसिडेंस सेम होना चाहिए, तभी तो तुम कंपेयर कराओगे, क्योंकि साइन आई तो कांस्टेंट हो जाएगा, एन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइन आर। अब सुनो, पता है यहां पर इन्होंने एक ही मीडियम रखा है, बच्चे कंफ्यूज कि ये क्या हो रहा है। तो मेरी बात सुनो, मैं बताता हूं आपको क्या हो रहा है, ध्यान समझिए। पता है क्या हो रहा है बच्चों, आप बाजार से कोई सामान खरीद के लेके आते हो, ये देखिए ये मेरे पास एक कंटेनर है, इस सिलेंड्रिकल। तो बच्चों आपने कभी कभी कुछ कलरफुल कंटेनर देखे होंगे, ठीक, तो उसमें जब वो लोग कलर डालते हैं उसमें, है ना, तो उसके मटेरियल की क्वालिटी अलग हो जाती है यार। अब बात समझो, ये कंटेनर है मेरे पास, ठीक, अब मान लो कि यहाँ पे कलर कुछ और है, लाइट पिंक है, फिर डार्क पिंक है, फिर आपका रेडिश आ रहा है, फिर ऑरेंज आ रहा है, ऐसे कलर का भी तो बॉक्स होता है ना, ऐसे आप समझो। ठीक है, लेकिन पता है इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने क्वेश्चन में क्या बोला है, मैं आपको पढ़ा दूं थोड़ा सा क्वेश्चन अगर, ठीक है, बच्चे ने क्वेश्चन जो भेजा था, देखो मैं आपको पढ़ा दूं, क्योंकि पता है इसमें रटना नहीं है आपको सवाल, थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से अभी क्लियर कर देता हूँ। ठीक है ना, देखिए बच्चे ने जो सवाल इसमें भेजा था, मैं क्वेश्चन भी पढ़ देता हूँ, शायद मैंने क्वेश्चन बच्चों पूरा यहाँ पे लिया नहीं है। बच्चे ने सवाल मेरे को भेजा था, तो सवाल ये था कि अ बीम ऑफ लाइट कंसिस्टिंग ऑफ थ्री रेज PQR इज इंसिडेंट ऑन अ ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक। हाँ, ये ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक का क्या है, ये देखिए इस तरीके से, ये ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक का एक स्लैब होगा, है ना, सॉलिड स्लैब होगा इस तरीके से। ठीक, जैसे ग्लास का स्लैब होता था वैसे ये प्लास्टिक का स्लैब है, ये इस तरीके से। पता है, अब सुन लो भाई, मैं आपको ये बताना चाहता हूं, प्लास्टिक का स्लैब होगा, ये अलग बात है यार, प्लास्टिक के अंदर जब जाके पूछोगे ना प्लास्टिक से, हाँ प्लास्टिक तुम्हारा नेचर कैसा है, तो सुनो, प्लास्टिक देखने में तो बाहर से एक जैसी लग रही है, ठीक है, अभी मैंने कुछ कलर्स की बात कर दी थी, वो मुझे लगा कि समझा दूंगा मैं वैसे, लेकिन उन्होंने ट्रांसपेरेंट बोला है, तो आप पिंक पिंक वाला बात छोड़ो, अगर सुन भी रहे हो उसको तो सुन लो कि भाई पिंक का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर अलग होगा और डार्क पिंक का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर अलग होगा। तो यार डिब्बा तो एक है, ये बॉक्स तो एक है, कंटेनर एक है, लेकिन यहां से यहां तक मटेरियल चेंज हो रहा है, वही चीज है यहाँ। ये आपका प्लास्टिक जो ग्लास स्लैब है सॉलिड, ये तो बच्चों एक ही है, लेकिन यार उसके अंदर मॉलिक्यूल से जाके पूछो, अरे भाई तेरा मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर कैसा, तो ध्यान से सुनो, पता है देखने में तो ग्लास स्लैब एक जैसा है, लेकिन भैया उसका इंटरनल जो संरचना है, उसकी इंटरनल कंस्ट्रक्शन है वो अलग अलग है, थोड़ा समझिएगा इस बात को। देखने में बाहर से ग्लास स्लैब एक तरीके से है, ट्रांसपेरेंट है, वो अलग बात है, लेकिन पता है यहाँ का मटेरियल मीडियम के मॉलिक्यूल्स का नेचर अलग, ठीक,
यहाँ के मटेरियल मॉलिक्यूल्स का मतलब मटेरियल के मॉलिक्यूल्स का नेचर अलग का मतलब है यार अंदर मॉलिक्यूल्स होंगे ना तो उसमें कुछ ना कुछ बॉन्डिंग होती होगी, तो उनके बॉन्डिंग करने का तरीका अलग अलग है। मतलब समझो जैसे ही लाइट उनमें से पास होगी वो अलग तरीके से बिहेव करेंगे। सुनो, अगर लाइट यहां से पास होगी तो अलग तरीके से बिहेव करेगा, यानी कि इतने पोर्शन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग, इतने पोर्शन की बेंडिंग एबिलिटी अलग, और इतने पोर्शन की बेंडिंग एबिलिटी अलग, और आगे चल के इतने पोर्शन की बेंडिंग एबिलिटी अलग। ये वो वाला मटेरियल नहीं है जो यूनिफॉर्म है, एक जैसा है, मतलब पूरे मटेरियल में मॉलिक्यूलर जो अरेंजमेंट है वो एक समान नहीं है, एक जैसा नहीं है। पहले तो आपको यही क्वेश्चन में समझना पड़ेगा। इसीलिए तो क्या हुआ, अब ध्यान से सुनो, इसीलिए तो क्या हुआ, मैं आपको यह समझाना चाहता हूं कि यहां का मटेरियल मीडियम का नेचर अलग है, वो लाइट को अलग तरीके से बेंड करेंगे, और यहां का नेचर अलग है, वो लाइट को अलग तरीके से बेंड करेंगे। ऐसे आप समझ सकते हो, ठीक? ओके, नाउ अब ध्यान से सुनिए, अब ध्यान से सुनिए। यहां पर आपको मैंने दो अलग अलग मटेरियल मीडियम दिए थे, और यहां पर उसने एक ही दिया है। कहने के लिए एक है यार, उसका अंदर मटेरियल अलग अलग है, अलग अलग रीजन में अलग अलग मटेरियल है। पहले तो तुम यही सवाल में फील कर लो, ये देखो इसका अलग है और इसका अलग है। बाहर से ट्रांसपेरेंट दिख रहा है वो अलग बात है, उसका इंटरनल स्ट्रक्चर अलग है। फील कर लिया? अब सुनो, अब आ जाओ बेटा सवाल पे, अब आराम से हो जाएगा। उसने क्या किया, उसने 3 लाइट रेस को भेजा, 3 लाइट रेस को, ठीक, जिसका नाम क्या है PQR। तो भाई मैंने भी तो भेजा था 1 और 2 अलग अलग, तो उसने 3 को भेज दिया। ये देखो ऐसे भेजा, और जैसे ही भेजा, अब देखो ध्यान से बच्चों समझिएगा जरा, PQR का तीनों का एंगल ऑफ इंसिडेंस सेम है। बताओ, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस सेम है तीनों के लिए, PQR के लिए। तो अंदर जाके हमने क्या देखा, अंदर जाके हमने क्या देखा बच्चों, ये आपका नॉर्मल है, ध्यान से चेक करिए, ये आपका नॉर्मल है इस तरीके से, ठीक। तो अंदर जाके हमने क्या देखा, अभी बस एक एक को पकड़ो, आराम से एक एक को पकड़ो। सबसे पहले पी को पकड़ो, सबसे पहले पी को पकड़ लो, ठीक है। तो पी कैसे जाना चाहता था, ठीक है, पी को मैं रेड कलर से दिखा रहा हूं, अरे मान लो यार, है ना। पी का ओरिजिनल पाथ ये वाला था, समझिएगा जरा, ये ऐसे था, ठीक, ओके। लेकिन ये टुवर्ड्स द नॉर्मल कितना बेंड हुआ, केवल इतना, इतना बेंड हुआ बस, सही है ना। क्योंकि ये एयर से कहां जा रही है, मान लो नीचे एयर है, ठीक, और ये ग्लास है, और ग्लास नहीं प्लास्टिक है, और प्लास्टिक में भी अंदर मटेरियल मीडियम नेचर अलग अलग है, ठीक। क्या है, प्लास्टिक है ना, ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक होगी कोई, ठीक। अब सुनो, मतलब समझो जरा, कुछ ऐसा हुआ कि यहां के आसपास मटेरियल मीडियम ऐसा था, ठीक है, कि लाइट ऐसे करके जा रही थी, और उसको उसने इस तरीके से नॉर्मल की तरफ केवल इतना बेंड किया, केवल इतना। सर कितना, सर केवल इतना बेंड किया, सर केवल इतना बेंड किया, ठीक। अब सुनो, अब आर के बारे में सोचो, अब आर के बारे में सोचो, ठीक। तो आर कैसे जाना चाहता था भाई, पी के बाद आर का नंबर लगा लो, या क्यू का नंबर लगा लो, चलो क्यू का ही लगा लेते हैं, ठीक, पी के बाद क्यू की बात करते हैं। तो क्यू भी ऐसे करके आ रहा था, मैं क्यू को ब्लू कलर से दिखाऊंगा, सुनना, ठीक। तो पी को मैंने, क्यू को मैंने ब्लू कलर से दिखाया, तो वो इसी लाइन के अलॉन्ग है, तीनों एक ही, तीनों के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस सेम है। तो बस ऐसे थोड़ा हटा के मैं आपको दिखा रहा हूँ इस तरीके से, ठीक। तो इसके लिए भी एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, आइए। अब सुनो, जाना कैसे चाहती थी ये क्यू ये जाना इस पाथ पे चाहती थी, लेकिन क्या हुआ, इस मटेरियल मीडियम ने इसको ऐसे बेंड कर दिया, कितना, जितना पी को क्यू किया गया था। तो सुनो, यहां जो भी मटेरियल मीडियम है, पी और क्यू को सेम अमाउंट में बेंड किया है, यानी कि पी के लिए और क्यू के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, सेम होगा। अरे यार, बेंडिंग एबिलिटी दोनों के लिए सेम है ना, जितना पी को बेंड किया उतना ही क्यू को किया। तो यानी कि हम बोल सकते हैं क्या यहां पर, कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ पी इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्यू, ठीक, ये बेंडिंग एबिलिटी वाली डेफिनेशन से। अब आर को पकड़ लो, तो आर की बारी आएगी अगर, तो आर को मैं थोड़ा सा पिंक कलर से दिखा रहा हूं, ठीक। आर को देखिए, आर ये था ऐसे, ठीक, ये आर था, और आर के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना, उतना ही आई, ठीक, समझो, आर के लिए भी एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना, उतना ही। तो जाना कैसे चाहता था, सीधे, ठीक, आर जाना कैसे चाहता था, सीधे, ठीक। लेकिन इस मटेरियल मीडियम की हालत ऐसी होगी, आर को पकड़ के इतना बेंड कर दिया, आर को पकड़ के भाई इतना बेंड कर दिया। तो सबसे ज्यादा बेंडिंग किसकी हुई, आर। तो आर के लिए बेंडिंग एबिलिटी ज्यादा है मटेरियल मीडियम की, इसलिए आर के रिस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा बोला जाएगा। यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ आर जो होगा, भाई आर सबसे ज्यादा बेंड हुआ है ना ऐसे करके नॉर्मल की तरफ, ये आपकी नॉर्मल है इस तरीके से, एन डैश, ठीक। तो आर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा हो गया, ठीक। तो आर का पी से भी ज्यादा है, क्यू से भी, और पी और क्यू का आपस में
इक्वल है, पी और क्यू का आपस में इक्वल है। तो ये तो हमने आपको समझाया कैसे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन से कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, बेंडिंग एबिलिटी। अब सुनिए ध्यान से दूसरा, अब अगर आपको मैथमेटिकली समझना है तो उसके लिए जरा समझिए। अभी मैंने आपको बताया था कि अगर सबके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो जाए, सेम हो जाए। ये देखो आई की वैल्यू यहाँ और यहाँ सेम है, ठीक। तो आई की वैल्यू अगर सेम है तो आपको क्या चेक करना है, एन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइन आर, ठीक। तो अब देखो जरा ध्यान सुनना, P के लिए, Q के लिए और R के लिए, तीनों के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस तो सेम है। ये देखो नॉर्मल के साथ आई तीनों का सेम है, यानी कि यहां पर आप क्या बात कर सकते हो, यहां पर आप बात कर सकते हो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, साइन आर। तो जिसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन सबसे ज्यादा होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होगा। तो ध्यान सुनिए, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन अब मैं निकालने जा रहा हूं। P और Q के लिए ये एंगल है, ठीक। अच्छा कुछ बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं तो एक बात और बता दूं, यहां पता है क्या लिखा हुआ है, P कॉमा Q लिखा हुआ है, समझ जाना जरा। मतलब आफ्टर द बेंडिंग ये P भी इधर ही था, Q भी, जितना P बेंड हुआ है उतना ही Q, तो यही P है आपका और यही Q है आपका, ठीक। तो ध्यान से चेक करिए, ये जो है एंगल इतना, ये जो एंगल है, ठीक, ये एंगल क्या है, ये एंगल किसके लिए है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है P के लिए और यही Q के लिए, दोनों बराबर है। और R के लिए, R के लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इतना है, ये RP। अब बताओ कौन सी वैल्यू बड़ी लग रही है आपको, सॉरी ये RR है, ओहो ये RR है, ये वाला एंगल, ठीक। अब सुनो कौन बड़ा, बताओ ये बड़ा कि ये बड़ा, तो जवाब है ये बड़ा, यानी कि RP और RQ बड़े हैं किससे, RR से। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ P बोल दो और चाहे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ Q बोल दो, ये ग्रेटर है दोनों किससे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ R से। तो जिसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बड़ा होगा इन दोनों का बड़ा है और आपस में इक्वल है, उनका जिसका R बड़ा उसका साइन R बड़ा तो उसका N छोटा, यानी कि इन दोनों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो आपस में बराबर होंगे, P और Q के, ठीक। और इससे बड़े होंगे, सॉरी जिसका R बड़ा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स छोटा, तो ये जिसका R छोटा, इसका R छोटा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बड़ा होगा, ठीक। तो क्या हो गया, P का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और Q का बराबर आ गया, मैं लिख देता हूं फाइनल, P का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स Q के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इक्वल, P का R से छोटा होगा क्योंकि P और Q आपस में इक्वल है, दोनों ही R से छोटे हैं, तो P का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स R से छोटा होगा, और इसी तरीके से Q का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी Q का भी R से छोटा होगा, ठीक। तो ये देखिए अब जाके चेक कर लीजिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ P इज ग्रेटर देन दैट ऑफ Q, नहीं, P और Q के तो बराबर है, P और Q के तो बराबर है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ P इज ग्रेटर देन दैट ऑफ R, क्या P का R से बड़ा है, नहीं, P का R से बड़ा है नहीं, चाहे आप मैथमेटिकली देख लो P का R से छोटा है, और चाहे आप ये देख लो जो जितना ज्यादा बेंडिंग हुआ होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ज्यादा, तो भाई P से ज्यादा तो R बेंड हुआ है ना, ओरिजिनल पाथ को छोड़ के ये ऐसे, तो R की बेंडिंग ज्यादा हुई है, तो R के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा, ठीक। और यही यहां पर लिखा हुआ है। फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ R इज ग्रेटर देन दैट ऑफ Q, यस, R का Q से क्या है, ग्रेटर है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ R इज ग्रेटर देन दैट ऑफ Q, यस सर, R का Q से ज्यादा है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ PQR इज सेम, नहीं, ठीक। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। तो चाहे आप बेंडिंग एबिलिटी फिर से सुन लो, ध्यान से बता दे रहा हूं, सबसे ज्यादा बेंडिंग किसकी हुई है, ओरिजिनल पाथ को छोड़ के सबसे ज्यादा नॉर्मल की तरफ R बेंड हुआ है, तो R का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा, और P और Q सेम अमाउंट में बेंड हुए इसलिए उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपस में इक्वल। और चाहे आप मैथमेटिकली देख लो कि P और Q के लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ज्यादा है, क्योंकि जो कम बेंड हुआ होगा उसके लिए R ज्यादा होगा, जिसका R ज्यादा उसका N छोटा, तो P और Q का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स छोटा, और जिसकी सबसे ज्यादा बेंडिंग हुई है यानी कि R, उसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन छोटा, तो साइन R का वैल्यू छोटा, तो N बड़ा यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बड़ा। आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आई होगी। और देख लेते हैं बच्चे के ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ था, देख लेते हैं बच्चे के ऑप्शन में क्या क्या दिया होता है। बच्चे के ऑप्शन में दिया था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ P इज ग्रेटर देन दैट ऑफ Q, ये हो नहीं सकता। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ P इज ग्रेटर देन दैट ऑफ R, ये भी नहीं है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ R इज ग्रेटर देन दैट ऑफ Q, ये सही है, ऑप्शन सी सही एंड सही है, ओके। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। इस तरीके से इस प्रॉब्लम को हैंडल करेंगे। पूरी बात को ध्यान से दोबारा देखिए, अगर नहीं समझ में आया, रटने वाली बात नहीं है, ओके। मैंने आपको अच्छी तरीके से बता दी है।